हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने का काम करता हूँ। आज हम टारगेट सेमेस्टर की एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री का एक टॉपिक मिडाइवल हिस्ट्री में हम आज पढ़ने वाले हैं मुगल पीरियड के बारे में। ठीक है, इस कड़ी में आज हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मुगल इंडिया का। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज बाबर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबर की यहाँ पे फोटो भी बनी है। ठीक है, तो इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ने का काम किया था। लगभग अगर आप सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिल्ली सल्तनत था, सेकंड सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुगल पीरियड था। ठीक है, अब अगर हम डीडीयू का सिलेबस देखें तो डीडीयू सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर में पूरा का पूरा मुगल पीरियड है। ठीक है, पूरा जितने सारी चीज़ें सारे के सारे मुगल पीरियड की चीज़ें दी हुई हैं। लगभग 1526 से लेकर के 1761 तक का है पूरा सिलेबस गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जो भी इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हो, ये उनके लिए है जिनके सिलेबस में सेमेस्टर के जिनके सिलेबस में मुगल पीरियड हो। ठीक है, तो अगर आपकी सिलेबस में मुगल पीरियड हो तो आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। तो हम मुगल पीरियड डिस्कस करते हैं 1526 से लेकर के 1707 एडी तक। कहाँ से कहाँ तक? 1526 से लेके 1707 एडी तक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर। मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, बाबर 1526 से लेके 1530 तक तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। इब्राहिम लोदी की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद से एक नया राजवंश भारत में स्टैब्लिश हुआ जिसको हम मुगल एम्पायर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मुगल एम्पायर। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। अगर हम इनकी टाइमलाइन देखें तो इनकी टाइमलाइन है, मेन जो टाइमलाइन है, ठीक है, वैसे इसको दो पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लें, इसकी मेन टाइमलाइन 1526 से लेकर के 1857 तक है। ठीक है, तो इसमें हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है, इसको कहते हैं अर्ली मुगल्स, दूसरा होता है जिनको हम कहते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है, अर्ली मुगल्स का टाइमलाइन अगर देखें तो 1526 से लेकर के 1707 तक है और लेटर मुगल्स का टाइमलाइन जो है वो 1707 से लेकर 1857। ठीक है, तो हमारे सिलेबस का जो मोस्टली जो पार्ट है वो अर्ली मुगल्स का पार्ट है। ठीक है, तो अर्ली मुगल्स में पहला जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर का टाइमलाइन 1526 से लेके 1530 तक रहा। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे हुमायूं को। हुमायूं का टाइमलाइन 1530 से लेकर के 1540 तक रहा और फिर उसके बाद 1555 से लेके 1556 तक। ठीक है, तो फिर उसके बाद भारत से बाहर निष्कासित हो गए थे, ईरान चले गए थे। ईरान से फिर वापस आए और उन्होंने सुई डायनेस्टी के जो समय का रूलर था सिकंदर शाह सूरी, उसको हराया और फिर गद्दी को ऑक्युपाई किया मुगल एम्पायर को। तो ये 1555 और 56 हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखेंगे तो वो हुमायूं के बेटे आए, अकबर महान के नाम से जिनको हम जानते हैं, अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। इनका टाइमलाइन जो हुआ वो हुआ 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो कि मुगल बादशाह है वो कौन है? अकबर है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे, फोर्थ नंबर पे कौन आएंगे? फोर्थ नंबर पे आएंगे आपके जहांगीर। जहांगीर का अगर हम टाइमलाइन देखेंगे तो जहांगीर का टाइमलाइन है 1605 से लेकर के 27 तक। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे आते हैं जहांगीर के, इनका नाम है शाहजहां,
खुर्रम के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। शाहजहां का टाइमलाइन देखेंगे तो 1628 से लेके 1658 तक का टाइमलाइन इनका रहा है। और लास्ट में हमारे पास आए जिनको हम औरंगजेब या फिर आलमगीर के नाम से जानते हैं। तो लास्ट जो शासक है उनका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब की टाइमलाइन जो कि है यहाँ पे हमारे पास 1658 से लेकर के 1707 तक, ठीक है। ये हमारे पास जो लोग आए ये अली मुगल्स कहलाते हैं। फिर ऐसे ही लेटर मुगल्स आएंगे। लेटर मुगल्स में बहादुर शाह वन आएंगे, फिर जहांदर शाह आएंगे, फारूक सियार आएंगे, रफ़ी-उद-दराजत आएंगे, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आएंगे, फिर अहमद शाह आएंगे, फिर शाह आलम द्वितीय आएंगे। बहुत लंबा इसमें भी लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मुगल एम्पायर, वो जो सल्तनत थी वो हट गई, अब एक मुगल एम्पायर यहाँ पे भारत के अंदर स्टैब्लिश होता है, ठीक है। अगर हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करें तो मुगल्स कौन थे? मंगोल और टर्क्स का जो मिक्सचर हुआ करते हैं, मंगोल्स और टर्क्स के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं। तो मंगोल और टर्क्स के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? मुगल्स कहा जाता है। मुगल्स का जो मतलब है वो होता है फियरलेस। क्या होता है? फियरलेस, या जिसको डर ना लगे, जो डर को जीत चुका हो, एक तरह से एक वॉरियर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब मुगल और टर्क में क्यों बोल रहा हूं, पहले तो ये चीज क्लियर करने वाली है कि मैंने मंगोल और तुर्क दोनों क्यों बोला, ठीक है। तो मंगोलों से इनका रिलेशन है और तुर्कों से भी इनका रिलेशन है, ठीक है। अगर हम इनके फादर के साइड से देखें तो ये 5th डिसेंडेंट माने जाते हैं बाबर, तैमूर के वंश के, ठीक है। 5th डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। और अगर हम मंगोल में देखें तो मंगोलों में अपनी मदर के साइड से 14th डिसेंडेंट माने जाते हैं किसके? चंगेज खान के, ठीक है। ओके। इसके अलावा हम इसको चगाताई एम्पायर भी नाम से कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है मुगल एम्पायर को चगाताई एम्पायर। सभी को दिख तो रहा है ना भाई? क्लियर? सभी को दिख तो रहा है ना? हाँ, हम इसको चगाताई एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। चगाताई क्यों जानते हैं? चगाताई, ये जो आप नाम यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया आपके फादर साइड से, और ये हो गए हमारे मदर साइड से, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक नाम देख रहे हो चंगेज खान का। चंगेज खान के बेसिकली 4 बेटे हुआ करते थे, 4 सन थे चंगेज खान के, ठीक है। तो उनके 4 लड़कों का अगर मैं नाम यहाँ पे लिखूं तो जोची, चगाताई, ओगिडाई और तोलोई, ये हमारे पास उनके 4 लड़के थे। इसमें से जो सेकंड नंबर जिसका है उसका नाम है चगाताई। तो चगाताई के नाम पर ही पूरा का पूरे वंश का मुगल एम्पायर को हम क्या कहते हैं? मुगल एम्पायर को हम कहते हैं चगाताई एम्पायर या चगाताई रैंच कहते हैं। क्या कहते हैं? चगाताई एम्पायर या चगाताई रैंच कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है टिमुरिड एम्पायर। क्या कहा जाता है? टिमुरिड एम्पायर कहा जाता है। टिमुरिड एम्पायर क्यों कहा जाता है? आमीर तैमूर की वजह से कहा जाता है, ठीक है। टिमुरिड एम्पायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भारतवर्ष में अगर हम बात करें भारतवर्ष में कितने साल शासन किया इन्होंने, तो टोटल भारतवर्ष में 331 ईयर्स तक शासन करने का काम किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 331 ईयर्स तक शासन किया। 1526 से लेकर 1857 तक की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेनली इतिहास अली मुगल्स का ही हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चगाताई कौन थे? ये चगाताई जो थे, चगाताई एम्पायर नाम पड़ा, ये जो चगाताई थे वो दूसरे बेटे थे किसके? चंगेज खान के। ये जो चगाताई थे वो मिडिल एशिया और तुर्किस्तान के शासक हुआ करते थे, ठीक है। मिडिल एशिया और तुर्किस्तान के शासक थे, ठीक है। इन्हीं की जीन, इन्हीं की फैमिली के साइड से माने जाते हैं कौन? बाबर, ठीक है। यहां तक सही चीज क्लियर हो रही है? चलिए कुछ और बातें। मैंने बताया टोटल इसने 331 ईयर्स तक शासन करने का काम किया। अब एक और बात यहाँ पे
या जो लोग आए इनको हमने सुल्तान हटा करके अब एक नया टाइटल दिया, इनको हमने बादशाह या फिर पादशाह कहा। क्या कहा इनको? इनको हमने मुगल एम्पायर में हमने, अब हम जो शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे किंग को डिनोट करने के लिए, वो है बादशाह या फिर पादशाह। ठीक है, तो उन्होंने अपनी मतलब बाबर ने अपनी जो पैट्रिक उपाधि थी मिर्जा, उसको त्याग दिया और उसकी जगह बादशाह या फिर पादशाह की उपाधि को ग्रहण करने का काम किया। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार मैं ये भी हाईलाइट कर दे रहा हूं आपको, ये चंगेज खान है मदर के साइड से 14 डिसेंडेंट, और 5वें डिसेंडेंट तैमूर के साइड से, फादर के साइड से अपने कौन है? ये बाबर हुआ करते हैं। ठीक है, हम बाबर के बारे में बात कर रहे हैं। इनको मंगोल प्लस टर्क्स का मिश्रण कहा जाता है, इसलिए इनको फियरलेस कहा जाता है। कहा जाता है मंगोलों का भी खून है बाबर में और टर्क्स का भी खून है। ठीक है, यहां तक सही चीज आपको क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी तक? हाँ, अब एक चीज और, हमने जहां बादशाह के बारे में बात किया, आपने पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ डाला। आपने दिल्ली सल्तनत में देखा था कि वो जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बैठते थे, उनको जो कि सेंट्रल एशिया में खलीफा होता था उससे स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि बादशाह को खलीफा से कोई रिकॉग्नाइजेशन लेने की जरूरत नहीं है। बादशाह किसी प्रकार से खलीफा को नहीं मानता है। मुगल एम्पायर में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो देयर वाज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ खलीफा इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, हमने हर जगह बात किया था, वहां पे दिल्ली सल्तनत में हम हर जगह बात करते थे कौन सा सुल्तान है जो लेता है रिकॉग्नाइजेशन, कौन सा सुल्तान है जो नहीं लेता है। लेकिन यहां पर हम खलीफा जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि देखो सबसे ऊपर कौन बैठे हैं? सबसे ऊपर गॉड बैठे हैं, अल्लाह बैठे हैं भाई। ठीक है, इनके नीचे दिल्ली सल्तनत जो मानता था, इनके नीचे कौन है? इनके नीचे बैठा है खलीफा। ठीक है, और खलीफा के नीचे बैठा है सुल्तान। ठीक है, ये किसकी विचारधारा है? ये दिल्ली सल्तनत, डीएस लिखा है, दिल्ली सल्तनत की विचारधारा है। ठीक है, लेकिन जब हम मुगल एम्पायर को पढ़ेंगे तो मुगल एम्पायर में खलीफा जैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को वो नहीं मानते। वो मानते हैं कि यहाँ पे गॉड है, अल्लाह है, और गॉड या अल्लाह ने इस्लाम धर्म में एक इंसान को भेजा है रूल करने के लिए। वो कौन है? वो बादशाह है, या फिर वो कौन है? वो पादशाह है। वो बादशाह या फिर कौन है? पादशाह है। ठीक है, इसके बराबर कोई नहीं है। उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला, बादशाह की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बैठा है। बादशाह या पादशाह की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला सिर्फ एक आदमी है। कौन है वो अल्लाह है, वो गॉड है, बस। तो देयर वाज अ डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप, इसको कहते हैं डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप। यहाँ पे सुल्तान वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सुल्तान वाला, यहाँ पे खलीफा वाला कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, सबने यहाँ पे खलीफा वाला कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन यहाँ पे कोई खलीफा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ खलीफा। ठीक है, कई बार मैंने आगे भी काफी पढ़ाया है, तो मैं देखता हूं कि कई बार लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती चीजों को लेके। तो मेरा काम है कि आपको जो इतिहास की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो उनको क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बैक आते हैं। हम बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। जो भी लिखा है सब कुछ नोट कर लीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी नोट्स उठाकर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी से भी इतिहास पढ़ लीजिए, वो भी आपको इतना ही बताने का काम करेगा जितना मैंने आपको बताने का काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई ले सकते या लिख सकते आप इसको पॉज करके, तो आप इसको लिख लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको लगे। ठीक है, चलिए हम बाबर के बारे में आते हैं। अब बाबर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। बाबर के लाइफ को अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला जो पार्ट है उसकी जिंदगी का वो है आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर का।
और दूसरा उसकी लाइफ का जो पार्ट है वो इन इंडिया वाले में कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आप मुझसे पूछोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि एक पार्ट उसकी लाइफ का वो जब वो भारत से बाहर था, और दूसरा पार्ट वो जब वो भारत के अंदर था। तो भारत से बाहर की अगर हम बात करें तो 1483 में इसका जन्म हो रहा है, तो पूरा का पूरा 1483 से लेकर के पूरा का पूरा लगभग आप लिखें 1526 तक का युग, और यहाँ पे 1526 से लेके 1530 तक का युग जब वो भारत में आ गया। इसकी हम टाइमलाइन को दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस ऑक्सियाना की रियासत फरगाना में हुआ था। फरगना को अंडीजन वैली में कहा जाता है, ठीक है। तो बाबर प्रिंस कहाँ के थे, फरगना के थे। कहाँ के प्रिंस थे, फरगना के। फरगना को हम कहते हैं अंडीजन वैली। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत बड़े शायर हुआ करते थे। और बाबर की जो माता थी उनका नाम था कुतुब निगार खानम। क्या नाम था उनका? उनका नाम था कुतुब निगार खानम। मैं हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लीजिएगा, नीचे लिखा है, ठीक है। उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, उनकी मां कुतुब निगार खानम हुआ करती थी, ठीक है। इनके जो बाबर थे, बाबर के जो नाना थे उनका नाम था यूनुस खान, बहुत फेमस आदमी थे उस जमाने के, यूनुस खान नाम था उनका, ठीक है। दो तीन कैरेक्टर दिमाग में बैठा लो। बाबर की जो नानी थी उनका नाम था एहसान दौलत बेगम, बहुत इंपॉर्टेंट, बाबर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती हैं उनकी जो नानी, उनका नाम है एहसान दौलत बेगम। नाना का नाम यूनुस खान मैंने लिख दिया है। बाबर के पिता के असमत मृत्यु के बाद एहसान दौलत बेगम ने षड्यंत्रकारियों को दबाया, ठीक है, और बहुत कम उम्र में बाबर को गद्दी पर क्या किया, आसीन कर दिया। लगभग उनकी बहुत कम उम्र थी, 1493 में उनकी पिता की मृत्यु हो गई, जिनका नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु बताई जाती है कि वो कबूतरबाजी कर रहे थे और वहां पे भूकंप आ गया और इसी कारण से वो नीचे गिर गए और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। एक बताया जाता है कि महल में भूकंप आया तो उनका महल पहाड़ी के ऊपर था, ठीक है, वहां से वो गिर गए और उनकी वहां पे मृत्यु हो गई, ठीक है। अभी तक हमें यही पता है उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बारे में, ठीक है। इनकी जो पैट्रिक उपाधि है वो मिर्जा है, जो मैंने अभी बताया था इससे पहले, ठीक है। चलिए, Babur was born on February 1483 in Fargana, the princely state of Transoxiana. मॉडर्न डे में अगर बात करें तो मॉडर्न डे में ये उज्बेकिस्तान का रीजन है, तुर्की उज्बेकिस्तान में पड़ता है। मॉडर्न डे का कौन सा रीजन है? उज्बेकिस्तान वाला रीजन है। मतलब बाबर कहाँ से आया है? बाबर अगर आपको आज के संदर्भ में समझना तो उज्बेकिस्तान से आया था, उसको टर्की कहा जाता है, टर्की पहले कहा जाता था, उज्बेकिस्तान में आता है वो पार्ट, ठीक है। Babur's father Umar Sheikh Mirza was a ruler of the Fargana and his mother was Kutlum Nigar Khanum. Babur's maternal grandmother was Ehsan Daulat Begum and maternal grandfather was Yunus Khan. After the untimely death of Babur's father, Ehsan Daulat Begum defeated the conspirators. Moving next. बाबर पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज हुआ करता था, तैमूर का 5वां वंशज था पिता के पक्ष से, और मां की ओर से वह चंगेज खान मंगोलों का 14वां वंशज हुआ करता था। ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखाया है, क्या पढ़ पा रहे हो क्या? ये 14वां वंशज लिखा है चंगेज खान के साइड से और 5वां डिसेंडेंट लिखा है तैमूर के साइड से। मैंने यहाँ पे लिखा है 5th डिसेंडेंट तैमूर के साइड से, फादर के साइड से है, और मदर के साइड से 14वां डिसेंडेंट है चंगेज खान के साइड से। वही वाला पॉइंट वहां पे लिखा गया है, ठीक है। चलो, हाँ, तो बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूरों का 5वां वंशज हुआ करता था फादर के साइड से, और मदर के साइड से वो 14th डिसेंडेंट हुआ करता है। अंत बाबर में तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण है, लेकिन मुगलों को तैमूर का वंशज होने पर इतना गर्व था कि वो खुद को तैमूरिया कहा करते थे, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि कई किताबों में आपको मुगल एम्पायर की जगह टिमुरिड एम्पायर भी देखने को मिलेगा। तो टिमुरिड एम्पायर क्यों मिला, ठीक है।
अगर आप आमीर तैमूर का नाम आपने सुना है, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तुगलक डायनेस्टी के काल में 1398 और 1399 में, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम आमीर तैमूर कहते हैं। तो आमीर तैमूर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था कब? 1398 और 1399 में, ठीक है, 1398 और 99 में। उस समय दिल्ली का शासन था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के ऊपर, और वो दिल्ली को बचा नहीं पाया। बहुत बुरी तरीके से आमीर तैमूर ने पूरे दिल्ली वासियों को मौत के घाट उतार दिया। लगभग इतिहासकार बताते हैं कि 50,000 से 1 लाख लोग की मृत्यु हुई थी जब आमीर तैमूर ने अटैक किया था। तिमुरिड या आमीर तैमूर की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी, कैपिटल इसकी थी, जिसको कहा जाता था समरकंद। और अगर हम बाबर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम समरकंद के बारे में बात ना करें तो बाबर की कहानी पूरी ही नहीं होगी। पूरे जीवन भर बाबर एक ऐसा रीजन था जिसको जीतने के लिए इसने पूरी जीवन भर प्रयास किए। वो कौन सा रीजन था? वो समरकंद का क्षेत्र हुआ करता था। क्यों समरकंद का क्षेत्र था? क्योंकि वो उसके दादा परदादा की क्या थी? राजधानी हुआ करती थी समरकंद। इसीलिए बाबर चाहता था कि मैं अपने दादा परदादा की राजधानी को जीतूं। चलिए 1497 में बाबर ने बेसिकली 1494 में बाबर गद्दी पर बैठा। कहां के? बाबर गद्दी पर बैठा फरगना के। 11 साल की बहुत छोटी सी उम्र थी, वो गद्दी पर बैठ गया। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज भी हुई उसके खिलाफ, लेकिन तब भी अपनी जो दादी, अपनी जो नानी थी एहसान दौलत बेगम, उनकी मदद से वो गद्दी के ऊपर आसीन हो गया। चलिए 1497 में बाबर ने समरकंद को जीता, लेकिन सीधी समरकंद व फरगना दोनों बाबर के हाथों से निकल गए। बाबर ने बेसिकली समरकंद पे 3 बार प्रयास किए और वो तीनों जो प्रयास थे वो असफल हो गए पूरी तरीके से। 3 वो बहुत फेमस प्रयास हुआ करते हैं। 1497 में पहला प्रयास किया उसने, फिर 1501 में प्रयास किया, फिर 1511 में प्रयास किया, ठीक है। 1497 में जब बाबर ने प्रयास किया समरकंद के रीजन को जीतने की, उस समय समरकंद का जो शासक हुआ करता है, ठीक है, उनके चाचा हुआ करते हैं जिनका नाम था अहमद मिर्जा। अगर आगे उसका नाम आएगा अभी, 1 मिनट, कोई बात नहीं, नाम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। सुनिए, तो 1497 में समरकंद अपने चाचा को हरा करके वो 1497 में समरकंद की गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसका रूल सिर्फ 100 दिन का होता है। 100 दिन का वो रूल कर पाता है, फिर उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1501 में वो फिर अटैक करता है। इस बार तो उसके हाथ से फरगना भी निकल जाता है, ठीक है। समरकंद तो निकलता ही निकलता है, वो तो खो ही देता है, वो नहीं जीत पाता है। फरगना भी इसके हाथ से निकल जाता है। फिर 1511 में फिर ट्राई करता है, फिर हार जाता है। तो तीनों बार जब समरकंद को जीतने की कोशिश कर रहा है अपनी राजधानी को छोड़ करके बाबर, तो उसमें क्या हो रहा है? फेल हो रहा है कोई तरीके से, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी भी है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा सभी लोग। हाँ, 1502 में उज्बेक सरदार शैबानी खान से सरायपुल के युद्ध में पराजित होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय के लिए छोड़ दिया। इस युद्ध में बाबर की बहन खानजादा बेगम शैबानी खान के हाथों लग गई तथा उसने शैबानी खान से विवाह कर लिया। जो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है जब भारत में बाबर नहीं आया था, उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो एक उज्बेक नेता था जिसका नाम था शैबानी खान। इस इंसान ने बहुत परेशान किया है बाबर को। जब बाबर की हम जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे शैबानी खान ने इतनी बार परेशान किया बाबर को कि बाबर खुद उसका कई बार उल्लेख करता है। तो शैबानी खान कौन है? उज्बेक सरदार है, उज्बेक लीडर है, ठीक है। ये भी कई बार समरकंद को जीता, इसने अपने अंडर में समरकंद को जीता और फिर बाद में ईरानियंस के साथ लड़ने के लिए चला गया, ठीक। 1502 में उज्बेक सरदार शैबानी खान से सरायपुल का युद्ध कहा जाता है इसको, बहुत फेमस बैटल है, बैटल ऑफ सरायपुल। इंग्लिश वालों के लिए लिख दे रहा हूं, बैटल ऑफ सरायपुल कहा जाता है कि बाबर के पराजित होने के बाद,
हाँ, पराजय होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय के लिए छोड़ दिया। इस युद्ध में बाबर की बहन हुआ करती थी, उनका नाम था खानजादा बेगम। शैबानी खानों के हाथ लग गई, खान के हाथ लग गई और उसे शैबानी खान ने विवाह कर लिया। इसका उल्लेख बाबरनामा में नहीं मिलता है। अपने युद्ध का उल्लेख बाबरनामा में वो करता है, लेकिन अपनी बहन की शादी हुई है शैबानी खान से, उसका उल्लेख अपनी किताब बाबरनामा में, ऑटोबायोग्राफी में वो नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1504 में बाबर ने काबुल का शासक मोहम्मद मुकीम इब्न गजनी पर अधिकार कर लिया और काबुल विजय के उपलक्ष्य में 1507 में पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर ली। तो हमें देखने को मिलता है कि 1504 में उसने काबुल को जीत लिया। एक बड़ी सफलता थी काबुल को जीतना बाबर के लिए, और ये बड़ी सफलता बाबर के जीवन में मतलब बहुत बड़ा रोल निभाती है काबुल को जीतना। ठीक है, 1504 में काबुल के शासक मोहम्मद मकीन और गजनी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मोहम्मद मकीन को हराया और उससे काबुल छीन लिया, और गजनी पर भी अधिकार कर लिया। और यहाँ पे लिखा गया है कि 1507 में उसने, ये क्वेश्चन हर बार फैक्चुअल डाटा में पूछा जाता है। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, देखो दो क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपके एग्जामिनेशन में, या तो देखो अगर आपसे पूछा जाएगा थियरी पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों चीजों की बात करते हैं, थियरी की भी बात करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। मैं अभी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग भी अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव के एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं और तब आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, 1507 में पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, फैक्चुअल डाटा में, ऑब्जेक्टिव में, कि बादशाह की उपाधि बाबर ने किस सन में ली थी, या किस कब मतलब लिया। 1507 में लिया था। ठीक है, कब लिया था? जब वो काबुल को उसने जीत लिया था, तब लिया था। और अपनी जो पैट्रिक उपाधि है मिर्जा की, उसको क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे ये दोनों इंग्लिश में लिखा गया है, वही सेम चीजें हैं जो हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश में लिखा है। यहाँ पे इंग्लिश वाले लोग ज्यादा हैं, इंग्लिश के लोग कम हैं और हिंदी के लोग ज्यादा हैं, इसीलिए हम सारी चीजों को हिंदी में बताने का काम करते हैं। चलिए, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने तुर्की मूल के चगाताई वंश का शासन स्थापित किया। चगाताई वंश मैंने बताया है, चगाताई डिसेंडेंट था। 4 बेटे थे चंगेज खान के। 4 बेटे में से एक बेटा जो दूसरा नंबर का बेटा था, उसका नाम चगाताई था, जो कि मिडिल एशिया तुर्किस्तान का शासक था। उसी के नाम पे इसको चगाताई वंश भी कहा जाता है, मुगल डायनेस्टी को। ठीक है, जिस फैमिली का कौन है? बाबर है। चगाताई वंश का शासन स्थापित किया, जिसका नाम चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा। उसके 4 बेटों का नाम मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। ये देखो यहाँ पे 4 बेटे लिखा है, 4 बेटों के नाम है चंगेज खान के 4 सन। चंगेज खान 4 सन, चंगेज खान 4 सन्स। ठीक है, जोची, चगताई, ओगिडाई, तोलोई। तो कौन से बेटे के नाम पे? चगताई भाई के नाम पे, जो कि मिडिल एशिया तुर्किस्तान का शासक था। यहां तक कि आमीर तैमूर, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी दावा किया करता था कि मेरे पिता बहुत बड़े पद पर थे चगताई के दरबार में। अब वो कई इतिहासकार कहते हैं वो गलत था, अब गलत था सही था मुझे नहीं मालूम। ठीक है, देख लीजिएगा आप। देखो 1227 में मृत्यु हो रही है चंगेज खान की। ठीक है, चंगेज खान बहुत बड़ा एम्पायर उसके पास था, उसके हाथ में था। उसकी मृत्यु के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उसकी मृत्यु के बाद ये 4 भागों में उसका एम्पायर बट गया। उसके 4 बेटे थे, चारों बेटों ने अलग अलग क्षेत्रों को ले लिया। जो सबसे ज्यादा जिसको क्षेत्र मिला वो था ओगिडाई। ठीक है, इसका एक जो बेटा है ओगिडाई, उसको सबसे ज्यादा चंगेज खान का क्षेत्र उस समय मिला था। चंगेज खान एक बहुत क्रूअल डिक्टेटर, इसको चंगेज खान को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसको कहा जाता है भगवान का श्राप, स्काउरेज ऑफ गॉड। क्या कहते हैं? भगवान का श्राप कहते हैं, स्काउरेज ऑफ गॉड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा में एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्काउरेज ऑफ गॉड किस शासक को कहा जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बाबर ने उस्ताद अली कुली खान
और एक तुर्क तोपची और तोपखाने का अध्यक्ष बनाया। भारत में मुस्तफा खान नामक तोप का विशेषज्ञों की सेवा ली। 2 लोग थे जिसकी बाबर के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीतने में बहुत बड़ा सहयोग किया। वो दो तोपची हुआ करते थे। तोपची मतलब क्या, आर्टिलरी जो चलाते हैं, गोला बारूद के जो लोग देखने वाला काम करते हैं, उनके अध्यक्ष थे। एक का नाम लिखा है उस्ताद अली कुली खान और दूसरे का नाम यहाँ लिखा है मुस्तफा खान। इनका नाम भी हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इन दोनों का नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। उस्ताद अली, ठीक है, और मुस्तफा खान। मुस्तफा, बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद अली लिख दिया है, उस्ताद अली कुल, ठीक है। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ये भी फैक्चुअल डाटा में हमेशा पूछा जाता है। क्या नाम था उन 2 लोगों का? बाबर के भारत आक्रमण के कारण, अब कोई भी अगर आक्रमण करेगा कहीं पर भी तो उसके आक्रमण के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी मुंह उठाए आक्रमण कर देगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 3G का कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में। यहाँ पे भी वही 3G का कॉन्सेप्ट आप लगाओ, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, ठीक है। गोल्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा धन को लूटने की चाहत में, ज्यादा सोना चांदी की चाहत में। गॉड अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। और ग्लोरी अपनी पावर अथॉरिटी को पूरी दुनिया में शो करने के लिए। कोई भी क्या करता है, शासक कहीं पे रूल करता है, तो ये 3 कारण आप लिख सकते हैं, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत से धन प्राप्ति की लालसा, क्योंकि बाबर काबुल की घोर गरीबी का देश मानता था। जो काबुल जो प्रदेश था जहां पे 1504 में उसने शासन किया, तो वहां वो बहुत गरीबी का उसको देश माना करता था। कहता था यार वो लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक किस्सा भी है। 1526 में जब उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीती और वो गया वहां 1527 में वो अपने देश काबुल वापस लौटा, तो हर आदमी को 1520 जीतने के बाद, 1526 या 27 में जीतने के बाद काबुल में जब वो काबुल गया तो काबुल के हर एक नागरिक को उसने सिल्वर का, शाहरुख का कॉइन दिया। सिल्वर का जो कॉइन होता था, एक सिल्वर का कॉइन था, उसको शाहरुख कहा जाता था। तो सबको शाहरुख कॉइन दिया उसने, ठीक है। क्यों दिया? जीत की खुशी में दिया कि मैंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीत लिया, इसीलिए दिया, ठीक है। तो एक किस्सा मुझे याद रहा था, मैंने बता दिया। काबुल की घोर गरीबी का देश मानता, पहला कारण उज्बेक हमलों का निरंतर डर। वो जो उज्बेक शासक का नाम मैंने बताया, शैबानी खान, ये हमेशा परेशान करता रहा उसको, शैबानी खान, ठीक है। फिर उसके बाद शैबानी खान की जब मृत्यु हो जाती है ईरानी से लड़ते हुए, 1511 या 12 में होती है। उसके बाद इसी के एक और सरदार होता है, उसका नाम था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान भी बहुत परेशान करता है बाबर को, ठीक है। तो उज्बेक हमलों का निरंतर डर भी हमेशा बाबर को सताता था कि मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जो पूरी तरीके से सिक्योर हो। थर्ड, इधर उधर भटकने के दौरान बाबर को सर्वप्रथम दिक्काट गांव में भारत के बारे में जानकारी मिली, जहां एक बुढ़िया ने उसे तैमूर के भारत विजय की कहानी सुनाई। तैमूर ने कैसे भारत को विजय कर लिया था 1398 और 1399 में, उसकी कहानी दिक्काट गांव में बुढ़िया ने उसको सुनाई। दिक्काट गांव सिंध के पास कहीं पड़ता है। चलिए, ये हम बात कर रहे हैं रीजन फॉर द बाबर इन्वेशन इन इंडिया। बाबर ने भारत की ओर क्यों आक्रमण किया? हाँ, ये प्रारंभिक आक्रमण है। हम अपने कोर्स के बारे में बता दे रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लगभग 30 मिनट से अब हो चुके हैं। अब कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। हाँ, हमारा जो कोर्स है वो BA सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। इसमें आपको 100% सिलेबस कवर मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, DPP मिलेगी, PYQs मिलेगा, 24/7 डब सपोर्ट मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें डाउट बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, 499 की है। इसमें आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे, सोशियोलॉजी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, हिंदी मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ, मिडावल मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री भी कुछ पार्ट्स मिलेगा। तो ये सारे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के, ठीक है। चलिए,
आपको क्या करना है, हमारा गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पे कई सारे ऑप्शंस आएंगे। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो एंट्रेंस ऑप्शन आएगा, सेमेस्टर आएगा, आपको सेमेस्टर वाले पे जाना है और हमारे कोर्स पे आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे बैच का नाम है सारथी बैच। चलिए टॉपिक पे अपने वापस आते हैं। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं भारत में प्रारंभिक आक्रमणों के बारे में बाबर के। तो हमने देख लिया बाबर ने क्यों आक्रमण किया, बाबर की स्थिति कैसी थी, और इससे पहले बाबर कहां से आया था वो सब हमने देख लिया। फरगना से आ रहा था, समरकंद को जीतने की कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार हार जा रहा था। काबुल को उसने जीत लिया था 1504 में फाइनली। 1507 में कांधार को भी जीता था लेकिन कुछ समय के लिए जीता, फिर उसके हाथ से वो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1504 में काबुल और 1507 में कांधार। बाद में वो समरकंद को भी जीतने की कोशिश करता है लेकिन ईरानियन से वो हेल्प लेता है। ईरानियन कौन है, ईरानियन सफाविद बैठे हुए हैं जो कि शिया मत को मानते हैं। ठीक है, तो एक समझौता हुआ था, उस समझौते में ये था कि बाबर को, मतलब किसी बैटल में बाबर का सहयोग किया था ईरानियन आर्मी ने। तो बाद में वो जो शर्त थी वो ये थी कि हम आपको बैटल को जिरा देंगे, ईरानियन आर्मी आपको सहयोग करेगी और बैटल जितवा देगी, लेकिन बदले में आपको समरकंद को हमेशा के लिए देना पड़ेगा। तो बाद में 1512 के बाद से समरकंद वाला जो क्षेत्र है वो ईरानियंस के हाथ में चला गया था, सफाविद एम्पायर के क्षेत्र में चला गया था। ठीक है, उनके कंट्रोल में चला गया था, उनके अथॉरिटी में चला गया था। ठीक है, एक चीज है, वो सुन्नी मुसलमान धर्म को बाबर मान रहा है लेकिन ईरानियन जो है वो कौन है, वो शिया मुस्लिम है। ठीक है, शिया मुस्लिम है। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे धर्म को आगे भी बढ़ाओगे। इस वजह से काबुल और कांधार या जहां भी वो रूल कर रहा था उसकी जनता से बहुत विरोध भी झेलने को मिला बाबर को, क्योंकि वहां की जनता नहीं चाहती थी कि वो शिया मत के कुछ उसूलों को, मुस्लिम आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम को अपनाए। ठीक है, चलिए बाबर ने 1519 में से 1526 तक भारत पर 4 बार भारत पर आक्रमण किया। कब से कब तक किया, 1519 से 1524 तक भारत में 4 बार आक्रमण करने का काम किया। फरिश्ता के अनुसार 1519 में पहला आक्रमण बाजौर पे किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, पहला अटैक बाबर ने इंडिया में कहां पे किया, तो बाजौर में किया। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो बाजौर हो जाएगा। ठीक, बाजौर में किया। बाजौर आक्रमण के समय ही भेरा किले को जीतने के लिए, इसको भेरा कहा जाता था, भेरा, BHERA, भेरा के किले को जीतने के लिए भारत में सर्वप्रथम तोपखाना बारूद का प्रयोग उसने यहीं पर किया था। ठीक है, सर्वप्रथम यहीं पर प्रयोग किया था। सबसे पहली बार जो आक्रमण किया था भारत के ऊपर वो कहां पे किया था, वो यहीं पे किया था। कहां पे, भेरा में किया हुआ था। कई जगह बाजौर भी लिखा रहता है, भेरा समझिए। और किसके खिलाफ किया था ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कब किया, 1519 में किया। ठीक है, ये किया था यूसुफ जाई ट्राइब्स के अलोंग, यूसुफ जाई ट्राइब्स के खिलाफ ये आंदोलन था और उसमें यूसुफ जाई ट्राइब्स की हार हो गई और बहुत बुरी तरीके से उनको काट करके, मतलब उनको खत्म करके उसने साइड कर दिया। चलिए इनिशियल अटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। यही जो यहाँ पे लिखा है हिंदी में, ये इंग्लिश में नीचे लिखा गया है। ठीक है, एक और इस पे एक और मत है वो बताता हूं मैं। 1505 में अबू फजल अपनी किताब में लिखता है, अकबरनामा में लिखता है कि भारत पर पहला अटैक अबू फजल लिखता है अपनी किताब में कि बाबर पहला अटैक 1505 में करता है। ठीक है, ये एक मत देता है कौन, अबू फजल अपनी किताब अकबरनामा में। अकबरनामा के पार्ट 3 को कहते हैं आईने अकबरी। ठीक है, सुनिए, जो थियरी है वो थियरी सुन लीजिए, बाकी आपको किताबों में आप पढ़ेंगे तो आपको और भी सारी जानकारियां मिल जाएगी, लेकिन जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी होती है मैं यहाँ पे आपको बताने का काम करता हूँ जितना मुझे पता है। 1505 या
ने, अबू फजल ने कहता है कि बाबर ने पहला अटैक किया इंडिया के ऊपर। ये जो थियरी है इसको हिस्टोरियंस ने बेसिकली मना किया है कि ये गलत है, ये थियरी बेसिकली, ठीक है। तो आपको कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा किसी किताब में तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये थियरी गलत है। माना जाता है जो सर्वप्रथम है, देखो क्या होता है, माना क्या जा रहा है, जिसको मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस जिसको एक्सेप्ट करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते हैं कि बाबर ने भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण 1519 ने किया, ठीक है। ये वाला जो मत है अबू फजल का, उसको हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं। क्लियर? चलिए, ये 1504 काबुल की जीत और ये 1507 कांधार की जीत बाबर की। चलिए, अब हम आते हैं उस जंग के ऊपर जिसने भारत की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दिया। वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि दो लोगों के बीच में लड़ा गया। एक तरफ मुगल सुल्तान एक तरफ दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बैठा था जिसका नाम है इब्राहिम लोधी, दूसरे साइड मुगल एम्पायर की स्थापना करने वाला जिसका नाम है बाबर। तो दो युद्ध, और इतिहास के अंदर इतना महत्वपूर्ण शायद ही कोई युद्ध रहा होगा जितना कि हमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बैठा है, इसका नाम है इब्राहिम लोधी, और दूसरी तरफ जो कि आ रहा है, कहाँ का शासक है, काबुल का शासक है। काबुल का जो कि क्या है, शासक है काबुल का, हम ये कह सकते हैं इसको काबुल का बादशाह कह सकते हैं। काबुल का बादशाह है जिसका नाम है बाबर। इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। तारीख वारीख यहाँ लिखी गई है, आप देख लीजिएगा। 21 अप्रैल 1526 के बीच में इस बैटलफील्ड में यहाँ पे इब्राहिम लोधी हार जा रहे हैं और यहाँ पे बाबर आ गए। पूरी तरीके से इब्राहिम लोधी की हार होती है और बाबर बादशाह की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं। पानीपत विजय 1526 का आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण माना जाता है। लाहौर पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और वो इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। 3-4 लोग का नाम आता है जिन्होंने बाबर को भारत आने के लिए कहा। अब वो कौन है पहले तो ये समझ लो, ठीक है। तो पहला नाम यहाँ पे दिया है, पंजाब का उस समय का सूबेदार था जो बहुत ज्यादा बड़ा था, इसका नाम था दौलत खान लोधी था, ठीक है। इब्राहिम लोधी, ये काट दो, इब्राहिम लोधी तो भाई वो सुल्तान है दिल्ली का, वो क्यों कहेगा, ठीक है। कुछ पीडीएफ में मिस्टेक है इसलिए इब्राहिम लोधी लिखा है। उसके चाचा का नाम था आलम खान लोधी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था। और बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में एक और इंसान का नाम लिखा है, मैं नहीं मानता पर्सनल तौर पे उस इतिहास को, उसका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा, महाराणा राणा सांगा, इतने रिस्पेक्ट के साथ नाम बता रहा हूं, राणा सांगा। इनको भी कहा है कि इन्होंने भी बुलाया था। तो 3 लोग शामिल थे बाबर को बुलाने में, कहां से, काबुल से भारत। कौन वो 3 लोग थे भाई, अब बाबर तो बैठा भाई काबुल में, उसको क्या मतलब भारत की पॉलिटिक्स से, कोई होगा घर का ही होगा ना जो बुलाएगा। तो घर में 3 लोग थे, एक दौलत खान लोधी, दूसरे नाम पे इब्राहिम लोधी के चाचा थे जिनका नाम था आलम खान लोधी, और तीसरे नंबर पे राणा सांगा, जिसने बाबर ने अपनी किताब में लिखा है राणा सांगा ने बुलाया था। इस बात पे मैं डिबेट कर सकता हूँ, राणा सांगा ने नहीं बुलाया था, ठीक है। 1517, 1518 बैटल ऑफ खटोली, बैटल ऑफ धौलपुर, वो पहले ही राणा सांगा जीत चुके थे इब्राहिम लोधी से। जो पहले ही जीत चुका है वो किसी को बाहर से क्यों बुलाएगा, ठीक है। अगर आपको डिबेट करने का मन हो मुझसे किसी भी विषय पे इतिहास के तो आप कर सकते हैं ये, लेकिन उसने अपनी आत्मकथा ने लिखा इसलिए मैंने उसका भी नाम लिख दिया, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। बाबर की विजय का कारण उसका तोपखाना व कुशल सेना नेतृत्व था। उसके तोपखाने में मैंने अभी 2 लोग का नाम बताया आपको, मुस्तफा खान का नाम बताया और उस्ताद अली कुली खान का नाम बताया, ठीक है। तोपखाना व कुशल सेना नेतृत्व था। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। तुलगुमा युद्ध पद्धति के बारे में हम देखेंगे, इसके बारे में बाद में एक और वीडियो में। हम क्यों वो जीता, क्या कारण थे उसके जीतने के, तुलगुमा टेक्निक्स के बारे में, व्यू रचना के बारे में,
आर्टिलरी, उसकी आर्टिलरी कैसी थी, गन्स कैनन्स किस प्रकार के थे उसके पास, वो सारी बातें हम एक और वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो तुर्गमा युद्ध पद्धति क्या थी अभी हम देखेंगे तुर्गमा के बारे में, ठीक है। युद्ध पद्धति तोप खाने सजाने की उस्मानी रूमी की विधि का उसने प्रयोग किया। तो जीवन भर बाबर लड़ता रहा, कभी ईरानियंस के साथ लड़ रहा है, कभी उज्बेकों के साथ लग रहा है, हर 3-4 मोर्चे खोले हुए हैं, बाबर ने लड़ रहा है। अब बाबर अगर लड़ा तो उससे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फैक्टर आएगा, कुछ ना क्या क्या होगा, कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। और अच्छा रिजल्ट क्या था? अच्छा रिजल्ट ये था कि उसने जितने लोगों से अपने जीवन में लड़ाई की, भारत में आक्रमण करने से पहले उन सबसे, अपने शत्रुओं से हर चीज को क्या किया, सीखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी लाइफ में हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखा कीजिए। आपने कोई भी आपका शत्रु भी क्यों नहीं हो, उससे कुछ अच्छा जरूर सीखिए। जैसे कि बाबर सीख रहा है और उसको कहाँ यूज कर रहा है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यूज कर रहा है। ठीक, ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो लेक्चर था। इसके बाद की हम बात एक और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगेगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा ये मुझे पढ़ाने का तरीका कैसे लगा। ठीक है, मैंने यहां से आज स्टार्ट किया था, देखिए मैंने यहां से आज स्टार्ट किया था पढ़ाना और बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में सही से आई होंगी। एट द लास्ट जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसका वीडियो नंबर 2 आएगा, वो चैनल पे हमारे पड़ जाएगा, आप भी उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, एट द लास्ट जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।